सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं ओबीसी जात आधारित जनगणना पे ही बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, जिनका हम परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय सर। जय ज्योति जय भीम। परिचय सर अब बता दीजिए सर, अपना नाम और कहाँ से हैं आप। हाँ, मैं प्रोफेसर श्रावण देवरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक में रहता हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मैं इस फुले शाह अम्बेडकरवादी मूवमेंट में काम करता हूँ। और 1980 से जब से मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन का आंदोलन जो है ओबीसी का आंदोलन, वो 1980 से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। और पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन को गांव-गांव में पहुंचाने का काम हमने 1980 से जो शुरू किया वो आज भी चालू है। और नॉन क्रीमिलेयर, ओबीसी कास्ट सेंसस या कास्ट बेस्ड सेंसस, ऐसे कई जो इश्यू है ओबीसी के और फुले शाह अम्बेडकर मूवमेंट के, उन सब इश्यू पर मैं महाराष्ट्र में आंदोलन करता हूँ, प्रबोधन करता हूँ और उस पर ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करता हूँ। मेरी 20 किताबें अलग अलग सोशल मूवमेंट के विषयों पर, मेरी अलग अलग 20 किताबें हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और गांव-गांव में मेरे अलग अलग सब्जेक्ट पर मेरे लेक्चर भी हुए हैं। बहुजन साहित्य सम्मेलन, ओबीसी साहित्य सम्मेलन, इनका मैं अध्यक्ष रह चुका हूं। और मेरा जो परिचय मैंने बताया है ये काफी होगा। बहुत सारे लोग ओबीसी की जात आधारित जनगणना लेकर मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जो बीजेपी के गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहे जाते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। आपने जैसा कि बताया कि आप लगभग 30 से 40 साल ओबीसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो सर कैसे देखते हैं इन सब विषयों को। नहीं, ओबीसी जनगणना आंदोलन जो है ये केवल ओबीसी के लिए सीमित नहीं है। एक पहला जो मुद्दा है मेरा, वो जरा सभी ध्यान से सुनिए। जब हम ओबीसी जनगणना बोलते हैं तो केवल ओबीसी के लिए सीमित ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम तो अभी ओबीसी जनगणना के ही आगे निकल गए हैं। हमारा आंदोलन उससे भी आगे बढ़ गया है और वो है कास्ट बेस्ड सेंसस। मतलब सभी जातियों का, सब कास्ट का सेंसस होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, जिसमें ब्राह्मण से लेकर मराठा, राजपूत, जाट, पटेल, तेली, माली, सब जो जिनकी जनगणना नहीं होती, ऐसी सभी कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, इन सब की जनगणना होनी चाहिए। ये हमारा अभी आंदोलन है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल ओबीसी के लिए यह सीमित नहीं है। क्योंकि देखो, अभी आरक्षण का सवाल तो केवल एससी, एसटी, ओबीसी से सीमित नहीं रहा। अभी तो आरक्षण में ब्राह्मण भी आ गया, ईडब्ल्यूएस सुदामा आरक्षण के तहत। मराठा, क्षत्रिय, जाट, पटेल भी आ गए। तो उनके भी कास्ट बेस्ड सेंसस उनका भी होना चाहिए, ताकि उनका जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बारे में, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैधता दे दी है, लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी और नए आंकड़े जब ऑन पेपर आएंगे तो वो आंकड़े बताएंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों से निकली हुई जो जातियां हैं, इन जातियों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है प्रशासन में और पावर में, उनका परसेंटेज उनके संख्या के अनुसार नहीं, मतलब संख्या से भी ज्यादा है परसेंटेज प्रशासन में और शासन में। तो ये साबित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों को दिया जाता है, ये गलत है।
और सुप्रीम कोर्ट उसको आंकड़े देखते हुए उसको नकार देगा। तो हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारा कितना हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया है, मराठाओं ने खाया है, क्षत्रिय जाट पटेलों ने खाया है और वैश्यों ने खाया है। ये भी उनकी जातिगत जनगणना से हमें मालूम हो जाएगा, और हमारा हिस्सा कहाँ है, कहाँ अटक पड़ा है, ये भी हमें मालूम होगा। और जिसकी वजह से ये ओबीसी का जो जन आंदोलन है उसमें एससी एसटी भी शामिल होंगे, क्योंकि उनका भी हिस्सा इन ऊपर जातियों ने खाया है, खा रहे हैं। तो ये एससी एसटी ओबीसी का एकत्रित संयुक्त आंदोलन तभी शुरू होगा जब ओबीसी, केवल ओबीसी का नहीं तो सभी जातियों का जब सेंसस होगा, तभी एससी एसटी ओबीसी का एक संयुक्त आंदोलन पूरे देश में ताकत से खड़ा रहेगा। और ये आंदोलन कास्ट एनिहिलेशन की तरफ हमें ले जाएगा। तो कास्ट बेस्ड सेंसस, ओबीसी कास्ट सेंसस, ये एनिहिलेशन का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए बहुत जरूरी है, ये मैं कह रहा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि बोलिए जी, प्रश्न लेते हैं। केंद्र में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आए दिन ओबीसी की जात जनगणना लेकर मांग हो रही है कि मतलब ओबीसी की, आज जैसे आपने जातीय जनगणना कहा, इसकी मांग हो रही है। लेकिन सर, इनको डर क्या है? किससे डरते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो क्या डर है सर? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने अभी अभी बताया कि उनके दिमाग में, उनके दिल में ये डर है कि अगर सभी जातियों का कास्ट सेंसस हम कर लेंगे, या केवल ओबीसी का भी अगर कास्ट सेंसस कर लेंगे, तो इस देश का ओबीसी जान जाएगा कि असल में उसकी जनसंख्या कितनी है, कितनी परसेंटेज है, और शासन प्रशासन में उसको कितना हिस्सा मिला है, ये ओबीसी ऑन पेपर जान जाएगा। और ये डेटा जानने के बाद ओबीसी का आंदोलन जोर शोर से, ताकत से शुरू होगा। ये डर उनके दिमाग में, उनके दिल में है। और जैसे ही ओबीसी का, देखो, केवल मंडल कमीशन की एक रिकमेंडेशन लागू हुई 1990 में, माननीय वीपी सिंह साहब ने सिर्फ एक रिकमेंडेशन, मतलब 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू किया, और उस एक रिकमेंडेशन के वजह से आज तक कांग्रेस बीजेपी सदमे में है, ब्राह्मण कैंप जो है वो सदमे में है, और उससे संभाला नहीं जा रहा है। ओबीसी का आंदोलन बढ़ते जा रहा है, ओबीसी की लीडरशिप बढ़ते जा रही है, और ओबीसी के लीडरशिप को दबाने के लिए उनको मर्डर करना पड़ता है। ओबीसी लीडर का अगर मर्डर नहीं कर सके तो ओबीसी लीडर को जेल में डालना पड़ता है। तो सर, ओबीसी के लीडर आप को, ये कह रहे हैं सर, थोड़ा सा ओबीसी के आपका लीडर को कैमरा। जेल में डालना पड़ता है। जी तो अगर सोचो, अगर ओबीसी का सेंसस हो जाएगा, कैमरा घूम, हाँ सर, अगर ठीक। ओबीसी का सेंसस अगर हो जाएगा, तो सोचो ओबीसी का आंदोलन इतना जोर पकड़ेगा ऑल इंडिया लेवल पर, और फिर से ऑल इंडिया लेवल पर अगर ओबीसी एकजुट हो गया, तो मुझे लगता है कि अभी तो झूठा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के प्राइम मिनिस्टरशिप में बैठा है, लेकिन जब ओबीसी का आंदोलन बढ़ जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर, तो मैं कहता हूं कि सच्चा ओबीसी लीडर इस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। और जिस दिन ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा सच्चा ओबीसी, उसी दिन से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शुरू हो जाएगा। जब तक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तब तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शुरू नहीं हो सकता। बीजेपी को सींचने का काम अगर कोई कर रहा है, तो कहा जाता है कि ओबीसी के लोग ही उनको, जो आरएसएस में काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे वहां से निकाला जाए? जो मनवादी संगठन है या मनवादी पार्टियां हैं, ओबीसी के लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए? देखो, आप ओबीसी की तरफ देखते हुए 50 साल से पुरानी बातों को ध्यान में रखते हैं। 50 साल पहले शायद ओबीसी बीजेपी का गुलाम था, ब्राह्मणों का गुलाम था,
लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो स्थिति बदल गई है, तो आज आप देखेंगे कि आरएसएस बीजेपी को टक्कर दे रहा है, तो वो है केवल ओबीसी, केवल ओबीसी। दूसरा कोई ओबीसी के सामने, आरएसएस बीजेपी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, केवल ओबीसी। देखो लालू प्रसाद बिहार का ओबीसी, लालू मुलायम उत्तर प्रदेश का ओबीसी, और करुणानिधि स्टैलिन ये तमिलनाडु का ओबीसी। ये 3 स्टेट के ओबीसी और उनके लीडर, सिर्फ यही लीडर, बाकी दूसरे कोई लीडर नहीं, सिर्फ ये 3 राज्यों के ओबीसी लीडर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में डटकर खड़े हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं। तमिलनाडु के ओबीसी लोगों ने तमिलनाडु से कांग्रेस को खत्म किया, और आरएसएस बीजेपी को तो वहां पे पैर जमाना ही मुश्किल है तमिलनाडु में। ये केवल ओबीसी की वजह से, दूसरे किसी वजह से नहीं, केवल ओबीसी की वजह से। बिहार में देखो, यूपी में देखो, वहां पे ब्राह्मण कैंप को जो ये शह दे रहे हैं वो केवल ओबीसी है। बाकी देखो, रामविलास पासवान आरएसएस बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मायावती जी वो आरएसएस बीजेपी में शामिल हो गई है, हमारे आठवले साहब और बाकी के सब जितने भी लीडर हैं, ये सब लीडर जो है आरएसएस बीजेपी में चले गए हैं। और केवल ओबीसी लीडर, केवल ओबीसी लीडर, केवल ओबीसी लीडर संघ बीजेपी के खिलाफ में डटकर खड़े हैं। तो ये ओबीसी बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, बड़ा आरोप लगा रहे बहन जी पे। वो तो उनकी तो क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी है। चले गए का मतलब क्या होता है, बाहर से सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, बीजेपी में जाने का ही मतलब है। आज देखो बहन जी का एक तो कितने तो भी फैसले ऐसे हैं बहन जी के, चुनाव होते वक्त भी और चुनाव के बाद भी, वो सब आरएसएस बीजेपी के दायरे में रहते हैं और वहां से उनको गाइडलाइन आती है। और उनकी जो पार्टी है बस बहुजन समाज पार्टी, ये आरएसएस बीजेपी का दलित सेल बन गया है। जैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मैं क्या, कोई भी कह सकता है। ये देखो, सब जितने भी बीएसपी के जितने भी निर्णय हैं, वो सब निर्णय आरएसएस बीजेपी के लिए ही लिए गए हैं और आज भी ले रहे हैं। और उनका जो को मिश्रा नाम का जो ब्राह्मण है, वो सब बीएसपी को चलाता है, पार्टी को चलाता है। वहां बहन जी का कुछ नहीं चलता। आपको दुख होगा ये सुनकर, लेकिन सच कड़वा होता है, सच सुनना चाहिए। सर दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि समीक्षा होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना रहता है कि बहुजन समाज की तमाम पार्टियों को समीक्षा करनी चाहिए, जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दुख नहीं होता सर। आपकी बातें अगर हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट करके जरूर आपकी बातें बताएंगे। लेकिन दुख सर तो मुझे भी होता है, दुख ऐसी बात कहते हुए दुख मुझे भी होता है, क्योंकि मैंने कांचीराम साहब के साथ कम से कम 5 साल तक मैंने काम किया है। कांचीराम साहब के साथ महाराष्ट्र में उनके साथ काम किया है, और इसलिए उनके लिए मेरे मन में जो आदर है कांचीराम साहब के लिए, वो आदर को देखते हुए मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन सच तो लोगों को बताना पड़ता है, सच छुपाने से कोई राजनीति सफल नहीं हो पाती। सच को स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे वो कितना भी कड़वा हो। मैं तो सभी लीडर जो है, छगन भुजबल साहब हो, मुंडे हो, कोई भी हो, बावनकुड़े हो, ये हमारे ओबीसी लीडर के खिलाफ में मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूं। और पुरावा मतलब क्या बोलते हैं आप, ये देखकर मैं बोलता हूं, कोई हवा में बात नहीं करता हूं। मैंने जैसे आपके सामने रखा वो सब देखो आप। सर सच कड़वा होता है। ले लेते हैं सर, जो अभी आप उन लोगों को, उन ओबीसी लोगों को या युवा वर्ग के लोगों को जो आरएसएस बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? लास्ट क्वेश्चन है। देखो, आरएसएस बीजेपी में केवल ओबीसी लीडर काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आरएसएस में नहीं, जो भी लोग काम नहीं, मेरा क्वेश्चन है सर, जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उनके लिए तो मैं हमेशा लिखता हूं, उनके लिए मैं हमेशा बोलता भी हूं कि भाई आप हिस्टोरिकली आपका जो रजिस्टर होने वाला है, आपका नाम हिस्ट्री में, जो आरएसएस बीजेपी में एससी एसटी ओबीसी के लोग जो काम कर रहे हैं, उनका नाम हिस्ट्री में दलाल एजेंट, इस नाम से उनका नाम दर्ज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि
अगली पीढ़ी, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे नातू नाती अगर कहेंगे कि मेरा बाप, मेरा दादा परदादा ये आरएसएस बीजेपी का दलाल था, एजेंट था, ये जब तुम्हारे लड़के सुनेंगे, लड़के कहेंगे, तो आप पर क्या गुजरेंगी, इसके बारे में आपको सोचना होगा। आज तो आज आरएसएस बीजेपी में रहकर आज आप आमदार बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल कुछ दिन के लिए आपको ये पोजीशन मिलने वाली है और पोस्ट मिलने वाली है, लेकिन हिस्ट्री में आपका नाम हमेशा के लिए दलाल एजेंट करके लिखा जाएगा और आपके बच्चे, आपके नाती सब आपको दलाल एजेंट कहेंगे, तो आप पर क्या बीतेगी उस वक्त, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ये मैं उनके लिए हमेशा लिखता भी हूं और सभा सम्मेलन में उनके खिलाफ, उनके सामने बोलता भी हूं, चाहे कोई भी हमारा एससी एसटी ओबीसी लीडर हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी ओबीसी की जात जनगणना को लेकर। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम सर चर्चा करते रहेंगे और हमसे जुड़े रहने के लिए। एक मुद्दा रखो तो चलेगा 2 मिनट के लिए? जी जी बोलिए बोलिए सर। हाँ देखो, एक मुद्दा मैं जाते जाते कहना चाहता हूं। सभी राजनीतिक लोग और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे आरएसएस बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे फुले अम्बेडकरवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सभी एक सुर में बोलते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आज कोई भी ऐसा जी ने बोला, आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का भी बयान आया कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने उनका भी नाम लिया कि चाहे आरएसएस बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, सोशली और पॉलिटिकली सभी लोग, भारत का हर आदमी कहता है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि भाई जाति व्यवस्था तो कोई चांद से या मंगल ग्रह से तो नहीं आई। जाति व्यवस्था यहां से निर्माण हुई, भारतीय समाज से, और धीरे धीरे उसकी जो रचना है, बाबा साहब ने उसका मैकेनिज्म भी बताया, बाबा साहब ने उसका जेनेसिस भी बताया और कैसे खत्म करना चाहिए ये भी बताया। तो जाति व्यवस्था ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो चांद से आई है और हम उसको चांद पर लौटा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जाति व्यवस्था यहाँ के लोगों ने निर्माण की है, तो यहाँ के लोगों को ही साइंटिफिकली उसकी रचना साइंटिफिकली जानना पड़ेगा और साइंटिफिकली जानने के बाद हम कास्ट सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। हवा में बात करने से कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होने वाली, इंटरकास्ट मैरिज से जात खत्म नहीं होने वाली। जात अगर खत्म करनी है तो जिस चीज को खत्म करना होता है उस चीज का डेटा हमारे पास होना चाहिए, उसका परसेंटेज, उसका डेटा शासन में, प्रशासन में, पॉलिटिक्स में उसका सब जो डेटा है, हर कास्ट का डेटा, हर सब कास्ट का डेटा हमारे पास होना चाहिए। तभी हम प्लान कर सकते हैं जाति व्यवस्था खत्म कैसे की जाए इसका। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, तो हम जाति व्यवस्था खत्म करने के बाद ऐसे ही हवा में कर रहे हैं 70-80 साल से, और कोई मतलब निकल नहीं रहा उससे। अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो कास्ट बेस्ड सेंसस ये होना जरूरी है, ताकि हमारे हाथ में आंकड़े आ जाए, डेटा आ जाए और हम सोचेंगे, प्लान करेंगे कि जाति व्यवस्था कैसी खत्म करनी है। तो ये आंदोलन जो है जाति न्याय जनगणना का, कास्ट बेस्ड सेंसस का, ये आंदोलन केवल ओबीसी लोग चला रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश के जितने भी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, केवल ओबीसी लोग कास्ट बेस्ड सेंसस का आंदोलन चला रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, केवल ओबीसी को लेना देना है कास्ट सेंसस से। आज के दायरे में जब देखेंगे तुम, तो मेरी विनती है सबसे, एससी, एसटी, मुस्लिम, मराठा, ये सभी जाति को और कैटेगरी को मेरी विनती है
कि ओबीसी के नेतृत्व में जो आज काजबेस आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसमें आप सब लोग शामिल हो जाओ, अलायंस करो, और हो सकता है इसी आंदोलन से, इसी अलायंस से एंटी कास्ट पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस निर्माण हो सकता है। और जब एंटी कास्ट पॉलिटिकल अलायंस इस देश में बनेगा, तभी जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पावर हम हासिल कर सकेंगे। तब तक हम एक कास्ट एनिलेशन का काम शुरू भी नहीं कर सकते। जी तो मेरी विनती है जी सब एससी एसटी और जितने भी नॉन ओबीसी जातियां है या रिलीजन है, उन सबको मेरी विनती है कि ओबीसी के नेतृत्व में चल रहे हैं जात न्याय जनगणना आंदोलन में शामिल हो जाए और जी जी एक अलायंस बनाए। धन्यवाद। जी। बहुत 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 धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर ने साफ तौर पे साथियों अपनी बात रखी कि जो जात आधारित जनगणना है कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में सर ने ये भी कहा कि जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोग हैं इस देश में, जो जिनको जिनकी जात आधारित जनगणना नहीं हो रही है, आंकड़ा आने के बाद ही निर्धारित होगा कौन किसका हिस्सा खा रहा है। आए दिन जो मनवादी षड्यंत्र के लोग हैं वो आपस में ही बहुजन समाज के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं कि इन लोगों ने आपका हिस्सा खाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आंकड़े हमारे पास नहीं है। जिस दिन आंकड़े आएंगे उस दिन साफ तौर पे निकल के आएगा कौन किसका हिस्सा खाना है। साथियों, इन विषयों को आप कैसे देखते हैं? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और सर, आपने हमको बहुत बड़ा अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जय ज्योति, फुले। जय